दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय शासन एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? ऑप्शन है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 84 ख के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है और राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। तो याद रखिएगा। और मत देने की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो उम्र क्या होती है? तो उत्तर है 25 वर्ष। दोस्तों संसद या लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 25 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति को। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, पहला कथन है कि निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, बिल्कुल सही है। निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, सही है। निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, ये आपका सही नहीं है। और निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराते हैं, तो ये सही है। दोस्तों लोकसभा के निर्वाचन के बारे में ऑप्शन सी आपका सही नहीं है। और आप जान लीजिए, भारत में संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए जो चुनाव कराए जाते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए, जो मतदाता सूची या निर्वाचक नामावली तैयार करना होता है, उसको तैयार कराने का कार्य भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देशन और नियंत्रण में किया जाता है, राष्ट्रपति के नियंत्रण में नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र। आप देखिए, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र जो है वो भारत के किसी भी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। और आप इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 4 के अनुसार लोकसभा सदस्य के निर्वाचन के लिए किसी भी सामान्य सीट यानी सिक्किम के अतिरिक्त यहाँ से नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए किसी नागरिक को किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों पर नामांकन के लिए किसी भी राज्य की अनुसूचित जाति का सदस्य होना और किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक है। असम के स्वायत्त शासित जिलों और लक्षद्वीप में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों पर नामांकन हेतु तो उसी क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति का होना और उसी स्वायत्त शासित जिले यानी असम के संसदीय क्षेत्र और लक्षद्वीप का पंजीकृत मतदाता होना जरूरी है। जबकि देश की अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों पर नामांकन के लिए किसी भी राज्य की असम के जनजाति क्षेत्रों के अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना और किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक है। दोस्तों सिक्किम की लोकसभा सीट पर नामांकन के लिए उसी संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना जरूरी है। 2003 में सरकार द्वारा राज्यसभा के निर्वाचन के लिए उसी राज्य में पंजीकृत मतदाता होने की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? जनसंख्या, क्षेत्रफल, गरीबी या फिर भाषा? तो सही उत्तर है जनसंख्या के आधार पर। दोस्तों लोकसभा के सदस्यों के चुनाव के प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभक्त कर दिया जाता है और प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उसके लिए नियत किए गए सदस्यों की संख्या का अनुपात समस्त राज्य में एक जैसा हो और प्रत्येक
राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की संख्या का जो बंटवारा है वो ऐसी रीति से किया जाता है कि स्थानों की संख्या से राज्य की जनसंख्या का अनुपात समस्त राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो। ये अनुच्छेद 81 दो क और ख में दिया गया है। इस तरह से संविधान लोकसभा के निर्वाचन में प्रतिनिधित्व की एकरूपता जनसंख्या के आधार पर दो प्रकार से स्थापित करने का उपबंध करता है। पहला विभिन्न राज्यों में और दूसरा राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर है? तो सही उत्तर है वर्ष 1971 के। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 81 और 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर है और ये व्यवस्था पहले 2000 तक के लिए थी, लेकिन 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा इसे 2026 के पश्चात की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक संशोधित न किए जाने का प्रावधान किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए जो स्थानों का आवंटन है ये 1971 की जनगणना के आधार पर है। अगला प्रश्न है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, सही उत्तर आपका हो जाएगा लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर जो है आधारित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। ये निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो सही उत्तर है 2031 तक। यहाँ पर देखिए, बहुत ही ये थोड़ा सा घुमावदार प्रश्न है और आप जान लीजिए 2031 तक यथावत रहेगा। क्यों? तो आप इसका उत्तर जानिए। संविधान के 84वें संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा अनुच्छेद 81, 3 और 82 के परंतुकों में संशोधन करके वर्ष 2000 के स्थान पर लोकसभा में राज्यवार सीटों के आवंटन का निर्धारण वर्ष 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना यानी 2031 जबकि 17वीं जनगणना होगी उसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक संशोधित न किए जाने का प्रावधान किया गया है और इसके निर्धारण के लिए तब तक 1971 की जनगणना ही आधार होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 84वें संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर कर दिया गया है। ये तब तक नहीं बदली जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। ये वर्ष विशेष क्या है? तो यहाँ पर सही उत्तर 2026 होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो सही उत्तर है 2026 तक। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, वर्तमान में क्या स्थिति है। तो वर्तमान में जो स्थिति है वो ये है कि लोकसभा सदस्यों की जो संख्या है, अधिकतम संख्या, वो 550 यानी 550 हो सकती है, क्योंकि पहले जो दो एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों का प्रावधान था वो अब समाप्त कर दिया गया है। लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और इनके सदस्यों की अधिकतम संख्या पहले 552 हो सकती थी, जिसमें 530 राज्यों से, 20 संघ राज्यों से और 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से हो सकते थे। और 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए सदस्यों को नामित करने की व्यवस्था को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया है और तदनुसार अब लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 ही हो सकती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या अब 550 हो सकती है। 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के जो लोगों का मनोनयन था उसको 104वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 7वां और 31वां।
अब देखिए दोस्तों, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किया गया और अनुच्छेद 81 के तहत राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या अधिकतम 550 और संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या अधिकतम 20 कुल 520 निर्धारित की गई। 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 525 और 20 कुल 545 निर्धारित की गई। और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या को बढ़ाकर 525 कर दिया गया 25 किया गया, जिससे 31वें संशोधन द्वारा पुनः 20 किया गया। उसके बाद गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा दोस्तों लोकसभा सदस्यों की कुल अधिकतम संख्या बढ़ाकर 550 यानी 530 से अनधिक राज्यों से और 20 से अनधिक संघ राज्य क्षेत्रों से निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की थी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर है 31वां संविधान संशोधन। 31वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1973 का है और इसके द्वारा लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व की अधिकतम संख्या 500 से बढ़ाकर 525 और केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों की संख्या 25 से घटाकर 20 कर दी गई थी। और वर्तमान में आप जान लीजिए दोस्तों, वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 कर दी गई है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में सदस्यों की संख्या जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वो कितनी है? तो सही उत्तर है 550। इसमें 530 राज्यों से और दोस्तों 20 संघ शासित क्षेत्रों से है। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा दोस्तों, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 543 है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो ये आप जानते हैं, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का अधिकतम प्रतिनिधित्व 20 सीटें हो सकती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2009 के आम चुनाव में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुआ। इसमें से कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के थे? तो सही उत्तर है 530। याद रखिएगा, 543 लोकसभा क्षेत्रों के लिए जो निर्वाचन हुआ था उसमें से 530 राज्यों से और 13 संघ राज्य क्षेत्रों से थे। जम्मू और कश्मीर राज्य के 2 संघ राज्य क्षेत्रों में परिवर्तन के बाद वर्तमान में 524 निर्वाचन क्षेत्र राज्यों से और 19 संघ राज्य क्षेत्रों से हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? आपको बताना है। तो सही उत्तर है 20 सीटें। दोस्तों संविधान के 81 अनुच्छेद 81 में 31वें संविधान संशोधन 1973 और गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा लोकसभा के लिए अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से और अधिकतम 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित हो सकते हैं। वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों की लोकसभा सीटों की निर्धारित संख्या 19 है। दिल्ली में 7, अंडमान निकोबार में 1, चंडीगढ़ से 1, दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव से 2, लक्षद्वीप से 1, पुडुचेरी से 1, जम्मू कश्मीर से 5 और लद्दाख से 1 हैं। जबकि राज्यसभा में ये निर्धारित संख्या जो है 8 है। दिल्ली से 3, पुडुचेरी से 1, जम्मू कश्मीर से 4 हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है आर्टिकल 330 यानी 330। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330(1) के उपखंड क के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वहीं अनुच्छेद 330(1) के उपखंड ख में असम में स्वशासी जिलों के अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए और उपखंड ग में असम के स्वशासी जिलों के अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है, कहाँ से?
तो सही उत्तर है केरल और तमिलनाडु से। दोस्तों आप जान लीजिए कि लोकसभा में स्थान कहाँ-कहाँ से नहीं आरक्षित थे। अरुणाचल प्रदेश जब ये प्रश्न पूछा गया था, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में तथा दादरा और नगर हवेली और लक्षद्वीप के अतिरिक्त अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में। जब वर्ष 2008 में परिसीमन हुआ तो कर्नाटक और मेघालय में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान 2-2 सीटें आरक्षित किए गए, जबकि दोस्तों वर्तमान में देखा जाए तो अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्यों में और दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी संघ राज्य क्षेत्रों, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख सहित में स्थान आरक्षित नहीं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? देखिए, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मेघालय और उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, यानी ए और बी दोनों राज्यों में। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो ये संख्या है 84। याद रखिएगा, लोकसभा में संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है और वर्तमान में लोकसभा में कुल 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और जो है 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन है आपके 21, 14, 7 और 6। तो एक बार व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 330(2) के अधीन किसी राज्य यानी संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात लोकसभा में उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में स्थानित आवंटों की संख्या से वही होगा जो उस राज्य क्षेत्र की अनुसूचित जातियों अथवा उस राज्य संघ क्षेत्र के भाग की अनुसूचित जनजातियों के जिसके संबंध में इस प्रकार आरक्षित हैं। जनसंख्या का अनुपात उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है। जैसे 1996 में पश्चिम बंगाल और तत्कालीन आंध्र प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या 42 थी, जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटें क्रमशः 8 और 6 थीं। 2008 के परिसीमन के बाद इन दोनों राज्यों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थान क्रमशः 10 और 7 थे। वर्तमान में तेलंगाना के गठन के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अनुसूचित जातियों के लिए स्थान जो है वो 4 और 3 सीटें हैं। उसके बाद अब जान लीजिए 42 लोकसभा सीटों वाला एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल है और जहां अनुसूचित जातियों के लिए 10 और अनुसूचित जनजातियों के लिए 2 लोकसभा सीटें आरक्षित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं? देखिए, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो सही उत्तर मध्य प्रदेश। 2008 के परिसीमन के बाद देश के सभी राज्यों में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सर्वाधिक आरक्षित सीटें मध्य प्रदेश में 6 हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में ऐसी सीटों की संख्या 0 है। गुजरात में ऐसी 4 सीटें हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? तो ऑप्शन है आपके आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो सही उत्तर है दोस्तों मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश में लोकसभा में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों का जो है आरक्षण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये शक्ति जो है आप देख सकते हैं, ये शक्ति अगर जो देखा जाए तो अनुच्छेद 331 में इसका प्रावधान है कि यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वो इस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता था। तो भारत के राष्ट्रपति के पास जो है इनके मनोनयन करने की शक्ति
अब नहीं है। हालांकि ये अब जो प्रावधान था वो समाप्त हो गया है। और तो राष्ट्रपति जो है, अगर जान जाता कि आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो इस समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता था। और ये प्रावधान मूल संविधान में अनुच्छेद 334 के तहत केवल 10 वर्षों की अवधि के लिए था, जिसे क्रमिक रूप से संविधान संशोधनों द्वारा आगे बढ़ाया जाता रहा। और 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 के द्वारा यह अवधि संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष तक निर्धारित की गई थी। और 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि 70 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष किया गया। परंतु आंग्ल भारतीय सदस्यों के नामांकन के प्रावधान को 70 वर्ष के बाद निष्प्रभावी कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अब ये प्रश्न जो है राष्ट्रपति द्वारा 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों के मनोनयन का जो अधिकार था उसको अब समाप्त कर दिया गया है। अब आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का मनोनयन नहीं होगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है? भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय, बौद्ध या पारसी? तो ये जो है दोस्तों आप जान लीजिए, पहले भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत करता था, लेकिन अब इस प्रावधान को 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पहले भंग किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो सही उत्तर है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। दोस्तों, अनुच्छेद 85(2) ख के अनुसार लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भी भंग किया जा सकता है। ऐसा प्रधानमंत्री यानी मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। हालांकि यदि मंत्रिपरिषद ने लोकसभा में बहुमत खो दिया है तो ऐसी मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को समय पूर्व भंग करने की बजाय राष्ट्रपति नई सरकार बन सकने की संभावना के संबंध में स्वविवेक का भी प्रयोग कर सकता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, कैसे? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पहले ही भंग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। बिल्कुल सही है। भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों को चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। ये आपका सही नहीं है। और 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब सदन का चलना आवश्यक हो। तो बिल्कुल सही है। केवल 1 और 3 आपके सही हैं। ऑप्शन बी आपका, दूसरा कथन आपका सही नहीं है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85(1) में वर्णित है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 मास से अधिक का अंतर नहीं होगा। स्पष्ट है कि भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आह्वान कर सकता है। अनुच्छेद 85(1) से ये अर्थ भी लगाया जा सकता है कि 2 अधिवेशन बैठकों के मध्य 6 मास से अधिक का अंतर नहीं होगा। इसलिए संविधान 1 वर्ष में संसद के न्यूनतम 2 सत्रों का प्रावधान करता है और 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामान्यतः लोकसभा में कितने सत्र होते हैं आपको बताना है। तो सही उत्तर है 3 सत्र। तो आप जान लीजिए, भारत के संविधान में अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन का प्रावधान है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को संसद के प्रत्येक सदन का समय समय पर सत्र बुलाने की शक्ति दी गई है, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा संसद का सत्र इस प्रकार बुलाया जाना चाहिए कि एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के मध्य 6 माह का अंतर न हो। दूसरे शब्दों में 1 वर्ष में संसद के कम से कम 2 सत्र बुलाए जाने चाहिए। और सामान्यतः भारत में लोकसभा के 1 वर्ष में 3 सत्र बुलाए जाते हैं: बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र।
अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं आपको बताना है। तो ये दोस्तों लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से लोकसभा में कम से कम 2 बार सत्र जरूर बुलाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है किसके द्वारा? तो सही उत्तर है स्थगन के द्वारा, सत्रावसान के द्वारा, विघटन के द्वारा। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी के द्वारा। दोस्तों लोकसभा की बैठक स्थगन, सत्रावसान और विघटन द्वारा समाप्त की जा सकती है। स्थगन लोकसभा अध्यक्ष करता है, जबकि सत्रावसान जो है अनुच्छेद 85(2) क के अनुसार और विघटन अनुच्छेद 85(2) ख के अनुसार राष्ट्रपति करता है। तो लोकसभा का स्थगन लोकसभा अध्यक्ष, जबकि सत्रावसान और विघटन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? तो लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए राष्ट्रपति प्राधिकृत है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है आपको बताना है। तो बिल्कुल सही, आपातकाल की घोषणा के दौरान एक वर्ष में 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल जो है वो आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। अनुच्छेद 83(2) के परंतु के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने के दौरान संसदीय विधि द्वारा एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। फिर भी आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने की स्थिति में उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह से अधिक नहीं होगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा में कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है आपको बताना है। 1/3, 1/5, 1/11 या 1/10? तो सही उत्तर है 1/10। अनुच्छेद 103 यानी 100 सबसेक्शन 3 के अनुसार लोकसभा राज्यसभा का कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। मुख्य विपक्षी दल की मान्यता के लिए भी यही सदस्य संख्या आवश्यक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति या कोरम कितना होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग जो है लोकसभा का अधिवेशन इकट्ठा करने के लिए जो है ये गणपूर्ति या कोरम होता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कितनी होती है? तो कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग लोकसभा और राज्यसभा के लिए गणपूर्ति या कोरम होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश? तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि, लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 31 प्रतिनिधि भेजता है। अन्य राज्यों की लोकसभा, बिहार में 40 लोकसभा सीटें, मध्य प्रदेश में 29 और पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न है दोस्तों, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन कौन से राज्य दूसरे और तीसरे दर्जे पर हैं? तो आप जान लीजिए, प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है, पहले स्थान पर यूपी है लोकसभा प्रतिनिधित्व के स्थान पर, दूसरे स्थान पर आपका महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पर वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल है। और आप जान लीजिए चौथे स्थान पर बिहार, पाँचवें पर तमिलनाडु, छठे पर मध्य प्रदेश। तो पहले पे यूपी, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पर पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ पर दूसरे और तीसरे पूछा गया है, तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। आप जान लीजिए कि दूसरे और तीसरे पर क्रमशः महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल हैं लोकसभा सीटों के आवंटन के मामले में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किसको किया गया है आपको बताना है। तो सही उत्तर है महाराष्ट्र को। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, जबकि महाराष्ट्र में कुल 48 यानी 48 लोकसभा सीटें हैं, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। घटनाचक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय शासन और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1, इसका दूसरा भाग हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक हमारे चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।